हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आइए आज का प्रीमिक्स यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड, जो कि हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से ही आपके लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। अब बेसिकली प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, आपको भी थोड़ी बहुत हो सकता है नर्वसनेस यहाँ पर हो रही हो, बट इंपॉर्टेंट है इस तरीके से डेली बेसिस पर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ताकि आपको प्रिपरेशन का थोड़ा आइडिया लगे कि किस लेवल पर आपकी प्रिपरेशन वहाँ पर चल रही है और कैसे आप उसे और यहाँ पर स्ट्रेंथन कर सकते हैं। साथ साथ टेस्टिंग भी हो रही है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर गेन भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक तरीके का आपके लिए फ्रूटफुल सेशन ही यहाँ पर रहता है। तो शुरुआत करते हैं, बट शुरुआत करने से पहले जैसे कि कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इस साल के प्रीलिम्स के लिए। कि पहली बात, जो ये 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो हमने सीरीज यहाँ पर शुरू की है, रिविजन सीरीज है। सभी जो इसके लेक्चर्स हैं आपको एक प्लेलिस्ट में अलग से मिल जाएंगे। डेली बेसिस पर 12 बजे आपका ये सेशन यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन सभी टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू करना, ताकि आपकी रिविजन भी हो जाए और आपको थोड़ा यहाँ कॉन्फिडेंस भी गेन हो कि जी हाँ, अपने टॉपिक्स पहले भी पढ़े हैं, रिवीजन होगा तो डेफिनेटली ये टॉपिक्स आप इजीली रिटेन कर पाएंगे और एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो बहुत ही सोने पे सुहागा वाली बात है, आपको डेफिनेटली वहां पर फायदा भी मिलेगा। फिर वही बात करें जो मैराथन सीरीज हम कंडक्ट कर रहे हैं, कि इसके चलते जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम टर्न बाय टर्न डिस्कस कर रहे हैं। इस वीकेंड, इस संडे आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के जो पीवाईक्यूज हैं कुबेर सर यहां पर डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमेशा एक एस्पिरेंट के दिमाग में एक ब्लॉक सा क्रिएट हो जाता है कि मैंने पीवाईक्यूज अटेम्प्ट नहीं किए। तो ये पूरी सीरीज ही उस ब्लॉक को क्लियर करने के लिए तैयार की गई है कि आपके पीवाईक्यूज यहां पर अच्छे से क्लियर हो जाए और आपकी अच्छे से प्रिपरेशन भी यहां पर हो जाए। उसके अलावा 1 मिनट सीरीज, जो कि यूट्यूब में हमने नया कुछ इनिशिएटिव यहां पर रखा है, यूट्यूब शॉर्ट के माध्यम से आपकी 1 मिनट सीरीज के थ्रू कुछ रिवीजन पॉइंट्स वहां पर रखे जा रहे हैं, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। तो डेफिनेटली आपको इन सभी चीजों को टच में रहना है, ताकि आपकी रिवीजन भी अच्छे से हो और साथ साथ अगर आपने कोई चीज नहीं पढ़ी है तो आपके लिए वैल्यू एडिशन तो यहां पर है ही। फिर वहीं जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स के बारे में, तो टेस्टिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, या किसी भी एग्जाम के मामले में। तो वैसे ही आपके लिए 5 फुल लेंथ टेस्ट का ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है, 499 में आप इसे अवेल कर सकते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। अब शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स की। तो पहले वही रूटीन रहेगी, पहले हम आपको क्वेश्चंस दिखा देंगे, आप अपने आंसर वीडियो पॉज करके वहां पर मार्क कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है ये आपका टेक आउट फाइनेंसिंग के ऊपर। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी यहां पर करेक्ट है। उसी के आधार पर आप अपनी कोड्स भी यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यहां पर आपका बिल्ड ओन ऑपरेट, ठीक है जी, इस मॉडल के ऊपर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, बताना है यहां पर कि इनकरेक्ट कौन सी है। ध्यान रखना है ऐसी टर्म्स का कि करेक्ट पूछिए या इनकरेक्ट पूछिए। करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कर सकते हैं आप। उसके अलावा थर्ड क्वेश्चन में यहां पर बात हो रही है इंडिया गैस एक्सचेंज के बारे में। 2 स्टेटमेंट्स, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए आप आंसर भी कर सकते हैं। 2 स्टेटमेंट्स यहां पर आपको दी हैं, करेक्ट ऑप्शन यहां पर आप मार्क कर सकते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टैक्सेशन पॉलिसीज हैं उनसे रिलेटेड कुछ पेयर्स यहां पर दिए गए कि क्या पॉलिसी है, क्या उसका मतलब है। अब आपके यहां पर थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स टेस्ट किए जा रहे हैं, बताना है इनमें से कौन कौन से पेयर्स करेक्ट है और उसी के आधार पर यहां पर आप कोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर वहीं फिफ्थ क्वेश्चन में बात हो रही है, हालांकि ये रिपोर्ट काफी बार डिस्कस हो चुकी है, बट इंपॉर्टेंट रहता है, इको सर्वे में भी इसका बहुत बार जिक्र वहां पर किया गया था, एम्फेसिस बहुत ज्यादा रखा गया था, काफी ज्यादा फाइंडिंग्स वहां पर डिस्कस की गई थी। तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है एक बार दोबारा से इस टॉपिक को यहां पर रिवाइज कर लिया जाए। जो आपकी सिचुएशनल असेसमेंट, जो आपकी सर्वे वहां पर कंडक्ट किया जाता है, इससे रिलेटेड ये रिपोर्ट यहां पर रखी गई थी। 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी यहां पर करेक्ट हैं। तो ये हैं आपके 5 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को पॉज करके आराम से अपने आंसर्स को मार्क कीजिए। फिर शुरुआत करते हैं इसके डिस्कशन की, और थोड़ी बहुत आप यहां पर लर्निंग भी गेन करेंगे। तो बात करते हैं कि कैसे आप ऐसे क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व कर सकते हैं, या अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आए, अगर आपको नॉलेज है तो वेल एंड गुड, तो बहुत अच्छी बात है। साथ साथ आपको इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो वहां पर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जा रही है, उसके चलते आप अपने नोट्स में अगर कोई पॉइंट आप मिस कर चुके हैं, जो कि यहां पर आप नया देख रहे हैं, तो डेफिनेटली उसे अपने नोट्स में भी कंपाइल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन वहां पर बात हो रही थी टेक आउट फाइनेंसिंग के बारे में। अब 3 स्टेटमेंट्स इस टर्म से रिलेटेड आपको यहां पर दी गई थी, आपको बताना था कि इनमें से कौन कौन सी टर्म कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर बेसिकली इस पर्टिकुलर टर्म से रिलेटेड करेक्ट है। तो 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए थे। तो क्या कह रहे हैं टेक आउट फाइनेंसिंग के बारे में? पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं एक मेथड है फाइनेंसिंग का, जहां पर जो लोन आपका प्रोक्योर किया जा रहा है बाद में, उसे आप इनिशियल लोन को रिप्लेस करने के लिए, मतलब उसकी रिपेमेंट करने के लिए आप एक और लोन यहां पर ले रहे हैं। सेकंड में कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए आपके लोन्स यहां पर इशू किए जाते हैं, और ये एड्रेस करते हैं इशू ऑफ एसेट लायबिलिटी मिसमैच। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई थी, थोड़ा सोचिए। करेक्ट ऑप्शन आई होप यहां पर आपने मार्क की ही होगी, उसके आधार पर फिर इसे हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है टेक आउट फाइनेंसिंग का, हालांकि बहुत समय से आपका, आई थिंक 2004-5 के अराउंड ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में भी। लेटर ऑन इसकी इनकलकेशन यहाँ पर अलाउ कर दी गई थी, आरबीआई ने भी इसे अलाउ कर दिया था अराउंड 2014 के अराउंड, ठीक है जी। अब
ये है क्या कॉन्सेप्ट? तो पहली स्टेटमेंट में जो यहां पर बात हो रही है कि एक मेथड है, फाइनेंसिंग का एक मेथड है। अब जब भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट वहां पर शुरू होता है तो जनरली पहले क्या रहता था कि इस तरीके के जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, कोई भी ऐसा कोई डेवलपर है वो बैंक के पास जाएगा कि भाई हाँ मेरे को इस तरीके का लोन चाहिए, मैं इस तरीके से एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ, उससे मैं इतना रेवेन्यू जनरेट कर, मतलब पूरा कॉस्ट एनालिसिस वहां पर उन्हें देना पड़ता था, उसी के आधार पर उन्हें वहां पर लोन मिलता था। बट लेटर ऑन अगर ऐसा लगे कि हाँ जी हमें और लोन की जरूरत है, हम और यहाँ पर एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो उस दौरान टेक आउट फाइनेंसिंग ये जो मेथड है, ये जो हमारे पास टूल है, इसका वहां पर यूज किया जाएगा। कैसे कि आपके पास एक और ऑफर है, आपके पास एक और बैंक को आप अप्रोच कर रहे हैं कि जी हाँ मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन इस तरीके का है, मुझे और ज्यादा यहाँ पर कैपिटल की जरूरत है, आप मेरा लोन भी क्लियर कर दीजिए, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देखिए, और उस आधार पर आप मुझे नया लोन प्रोवाइड करते हुए ज्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए, जिसमें मैं इजीली वहां पर रिपेमेंट कर सकूं उसकी, तो ये ऑप्शन यहां पर प्रोवाइड कीजिए। तो वही पहली स्टेटमेंट में भी बात रखी गई है और ये इसके आधार पर बिल्कुल करेक्ट है। बट अब जब बात आई है कि ये जो लोन्स रहेंगे ज्यादा लंबे ड्यूरेशन के रहेंगे, तो उस हिसाब से जो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट है वो यहां पर इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी, कि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए आपके लोन्स यहां पर दिए जाते हैं। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन जनरली रहती है आपकी 1 साल से कम हो गया, 1 से 2 साल हो गए, पर जनरली 1 साल से कम को ही हम यहां पर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कहते हैं। थर्ड कह रहे हैं कि ये आपके इश्यू को एड्रेस करते हैं अगर एसेट लायबिलिटी मिसमैच वहां पर हो रही है, कि जो बैंक्स के केस में अगर हम बात करें, जो इस तरीके के बैंक्स हैं जहां पर आप आम जनता अपना पैसा वहां पर डिपॉजिट करवाती है, अब वो इस तरीके के बड़े लोन्स अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स को वहां पर देती हैं, तो डेफिनेटली किस तरीके का एसेट लायबिलिटी मिसमैच वहां पर क्रिएट हो सकता है। अब उनकी बैलेंस शीट्स उस तरीके से बहुत ज्यादा बिगड़ सकती हैं। अब आरबीआई की कंडीशंस को भी फुलफिल करना है, सीआरआर भी मेंटेन करना है, एसएलआर भी मेंटेन करना है, तो डेफिनेटली बैंक्स भी इसके लिए आगे आते हैं कि हाँ जी आप टेक आउट फाइनेंसिंग की ऑप्शन यहां पर यूज कीजिए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका IIFCL। ठीक है जी, तो ये क्या है? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। अब ये एक तरीके का ऐसा बैंक है, ये हम कह सकते हैं एक तरीके का ऐसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, हम इंस्टीट्यूशन बेसिकली हम इसे यहां पर कह सकते हैं, जो कि इस तरीके की टेक आउट फाइनेंसिंग बहुत लंबे समय से इंडिया में कैरी आउट कर रही है। और रिसेंटली ही अगर हम बात करें इस साल की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये और ज्यादा इसका अपना एक्सपैंड करेंगे, टेक आउट फाइनेंसिंग और ज्यादा यहां पर करेंगे, और ज्यादा लोन्स को यहां पर अपने माध्यम से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उन्हें डिस्पर्स ऑफ करते हुए अपने एंड पर ऑल लोन्स यहां पर जनरेट करेंगे सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो यहां पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत हुई, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हुई, तो उसी के आधार पर यहां हमारी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो वही चीज आपको एक्सप्लेनेशन में भी समझाएगी कि आपकी जनरली लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए रहते हैं 3 से 5 साल, एंड जनरली बहुत सारे हमने ऐसे लोन्स देखे हैं जिनमें और ज्यादा ड्यूरेशन यहां पर अलाउ कर दी गई है, ऐसे जितने भी लोन्स के इशूअर्स हैं। तो बेसिकली वही चीज आपको समझाएगी। टेक आउट लोन बेसिकली एक मेथड ऑफ फाइनेंसिंग है जिसके चलते जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन है वो वहां पर आप रिप्लेस कर सकते हैं बाद में एक और लोन लेते हुए। और जब भी आप इस तरीके का लोन यहां पर लेंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए यहां पर रहेंगे, जिसके चलते लेंडर यहां पर प्रॉमिस करता है कि वो प्रोवाइड करेगा एट अ पर्टिकुलर डेट और अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और मेट। ठीक है जी, कि उस हिसाब से जब भी उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उस हिसाब से उसकी रिपेमेंट भी वहां पर होती जाएगी, ईएमआईज वहां पर जनरेट होती जाएंगी। एंड मोस्टली जितने भी इस तरीके के लोन्स हैं ये आपके कॉमनली यूज किए जाते हैं प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर डेवलप हो रहा है। तो डेवलपर अगर उसके लग रहा है कि हाँ जी वो इस तरीके का शॉर्ट टर्म लोन वहां पर ले पा रहा है ताकि उस तरीके से किसी एक स्ट्रक्चर को वहां पर तैयार कर सके, एक नया क्रू वहां पर बना सके, बट एक बार स्ट्रक्चर वहां पर तैयार हो चुका है, सिग्निफिकेंट पोर्शन या फिर उसको तैयार हो चुका है, तो डेवलपर को यहां पर और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है ताकि अपने ओरिजिनल लोन को पे ऑफ कर सके और अच्छे तरीके से उस प्रोजेक्ट को वहां पर एक्सपैंड कर सके। तो वहां पर आपका टेक आउट फाइनेंसिंग बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक है जी, तो बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, यही चीज आपको यहां पर ध्यान में भी रखनी है, किस तरीके से कैरी आउट किया जाता है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव यहां पर रहता है। और करंटली इस साल भी आपका ये न्यूज में काफी ज्यादा रहा था कि इसमें IIFCL और ज्यादा इस चीज को यहां पर बढ़ाना चाहता है और ज्यादा ऐसे लोन्स यहां पर प्रोक्योर करना चाहता है जो कि ऑलरेडी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के वहां पर चल रहे होंगे, तो वही चीज यहां पर भी की जा रही है। ठीक है जी, सेकेंड क्वेश्चन में यहां पर बात हो रही थी बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के बारे में। ठीक है जी, हम जैसे हम BOT मॉडल भी यहां पर कहते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दी गई थी, बताना था इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। 3 ऑप्शंस थी, फोर्थ कह रहे हैं कि सभी स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट हैं। तो सभी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट, तो अगर आपको एक स्टेटमेंट का भी पता होगा कि हाँ जी ये करेक्ट है, तो काफी इजीली आप बता सकते हैं कि डी ऑप्शन तो हम इजीली यहां पर रूल आउट कर सकते हैं। तो पहली क्या कह रहे हैं कि ये आपका मॉडल है जो कि यूज किया जाता है टू फाइनेंस लार्ज प्रोजेक्ट्स, टिपिकली जो आपके ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रहते हैं थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। सेकंड में कह रहे हैं कि यूजुअली
गवर्नमेंट यहां पर कंसेशन ग्रांट करती है प्राइवेट कंपनी को कि वो फाइनेंस करें, बिल्ड करें, ऑपरेट करें किसी भी प्रोजेक्ट को 20 से 30 साल तक के लिए। थर्ड में करें जो प्राइवेट एंटिटी है वो एंटाइटल्ड है टू रिटेन 50% ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट। तो ये अब 3 स्टेटमेंट्स थी। थोड़ा सोचा होता आपने अगर आपने ये जो बेसिक मॉडल्स हम अपने जीएस कोर्स में भी पढ़ते हैं, इनके बारे में बात करते हैं, हर एक मॉडल को वहां पर आपका अच्छे से डिस्कस किया जाता है, कैसे ये काम करता है, क्या इसके लूप होल्स हैं, किस मॉडल को और ज्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस दी जा रही है। तो आप इजीली बता सकते थे यहां पर कि पहली जो स्टेटमेंट है कि जी हाँ ये आपका यूज किया जाता है लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, मोस्टली जो रोड्स की कंस्ट्रक्शन वहां पर की जाती है, तो वहां पर सबसे ज्यादा इसका यूजेज रहता है, इस मॉडल का सबसे ज्यादा यूजेज उसमें ज्यादा रहता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, एक सरकार चाहती है हमें इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वहां पर रोड जनरेट करना है, तो वहां पर प्राइवेट पार्टी आएगी, उस तरीके से उस प्रोजेक्ट पे काम करेगी, तैयार करेगी, उसे थोड़े टाइम तक ऑपरेट करेगी जब तक उनका रेवेन्यू वहां पर जनरेट हो जाए, और साथ के साथ फिर उसे ट्रांसफर कर देगी सरकार को। जब एक डिजायर्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू या फिर जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड कंडीशंस वहां पर रखी होंगी उसके हिसाब से जब वहां पर चीजें हो जाए तो उसके बाद वो उसे ट्रांसफर भी कर देगी। और बिल्कुल सही कहा है कि 20 से 30 साल तक आपकी ये चीज रहती है, तो पहली 2 स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। तो थर्ड में जो बात कर रहे हैं कि 50% ऑफ द रेवेन्यू के लिए ही एंटाइटल्ड है, तो जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहां पर जो आपका डेवलपर रहेगा, नाम में ही क्लियर हो रहा है कि यहां पर बिल्ड भी करना है, ओन भी करना है, उसे ऑपरेट भी करना है, एंड फर्दर फिर उसे यहां पर ट्रांसफर करना है। तो 50% क्यों रहेगा यहां पर? 100% रेवेन्यू उनके द्वारा ही वहां पर रिटेन किया जाएगा, और जब उनका जो प्री स्पेसिफाइड कंडीशंस के हिसाब से जितना रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं, जब उनका आ जाएगा, फिर फर्दर वो उस प्रोजेक्ट को सरकार को वहां पर सौंप देंगे। जी हाँ, आप यहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इस तरीके का हमने रोड यहां पर तैयार कर दिया है, तो इसमें जितने भी ऑपरेशनल मेंटेनेंस चीजें रहती हैं वो भी इंक्लूडेड ही रहती हैं। तो वही चीज यहां पर आपसे पूछी गई थी, तो उसके आधार पर थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो उसके आधार पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसे करेक्टली मार्क किया है। तो वही चीज हमने बात की कि जो आपका बिल्ड या ओन ऑपरेट, जो आपका जिसे हम बीओटी कॉन्ट्रैक्ट मॉडल भी यहां पर कहते हैं, कि बेसिकली जो फाइनेंस करती है आपके लार्ज प्रोजेक्ट्स को, एंड टिपिकली जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रहते हैं जैसे कि आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसमें सबसे ज्यादा इनका काम यहां पर रहता है। और ये आपके मोस्टली ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि पहले तैयार करना है, बिल्ड करना है। ऐसा नहीं है ओन ऑपरेट ट्रांसफर नहीं है यहां पर कि आपके पास ऑलरेडी उस तरीके का प्रोजेक्ट अवेलेबल है या ऑलरेडी उस तरीके का ब्राउनफील्ड एसेट अवेलेबल है, आपको उसके ऊपर दोबारा से पैसा खर्च करना है, उसे दोबारा से मोनेटाइजेशन वाले लेवल पर लेके आना। जी नहीं, मोस्टली आपका ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर ही इसका काम किया जाता है। ठीक है जी, और फर्दर आपका बाद में ये ट्रांसफर भी कर दिया जाता है, एंड कुछ टाइम तक जितना भी कंसेशन पीरियड रहेगा उस दौरान जितना भी रेवेन्यू होगा वो उस डेवलपर द्वारा वहां पर लिया जाएगा। अब इसमें जनरली जितने भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं तो कुछ कुछ लीज वहां पर साइन होती है कि जी इतने ड्यूरिंग तक आपका बेसिकली इस डेवलपर द्वारा यहाँ पर ऑपरेशंस मेंटेन किए जाएंगे, फर्दर फिर सरकार को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे जब उतना उन्होंने वहां पर रेवेन्यू जनरेट कर लिया हो, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये जो इंपॉर्टेंट आपके लिए टेबल यहाँ पर दिया गया है, बीओटी, टोल, एन्युटी एंड हैम। अब बेसिकली इसमें किस तरीके से फाइनेंसिंग रिस्क रहता है, किसका कंस्ट्रक्शन रिस्क रहता है, ट्रैफिक रिस्क किसका रहता है, और ओएनएम आपका जो ऑपरेशन मेंटेनेंस रिस्क है किसका रहता है, ये चीजें यहाँ पर आपको थोड़ा रिवीजन के तौर पर क्लियर हो जाएंगी। जो बीओटी टोल मॉडल जो आपका यहां पर रहेगा, जो आपका डेवलपर है उनका ही फाइनेंसिंग रिस्क रहेगा, उन्हें ही सारा पैसा यहां पर लेके आना होगा। कंस्ट्रक्शन रिस्क भी उन्हीं का रहेगा, ट्रैफिक रिस्क भी उनका यहां पर उन्हीं का रहेगा, कि बेसिकली जितना भी रेवेन्यू, वही बात हमने वहां पर की थी, जो अभी बात हो रही थी वो आपकी बीओटी टोल के बारे में वहां पर होती है कि उन्हें ऑपरेट भी करना है, अपने आप ओन भी करना है, और उस तरीके से वहां पर उसके ऊपर रेवेन्यू भी वहां पर कमाना है। तो जितना भी ट्रैफिक रिस्क, अगर मान लीजिए कोई रोड वहां पर तैयार हो गया, उस पर ट्रैफिक उतना नहीं आ रहा, तो कैसे टोल कलेक्शन होगी। तो ये सभी चीजें ही जो आपकी रहेंगी, ये जो रिस्क रहेगा यहां पर डेवलपर का ही रहेगा, और फर्दर जो आपका ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम रहेगा वो भी डेवलपर का रहेगा। वहीं एन्युटी वाले मॉडल में क्या रहेगा कि अथॉरिटी उसे टेक ओवर कर लेगी, अथॉरिटी वहां पर शेयर कर लेगी कितना इतना रेवेन्यू हम यहां पर शेयर करेंगे, आपने ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर चुके हैं, ठीक है जी। हम उस तरीके से फर्दर जब आपके थोड़े टाइम पीरियड, मान लीजिए 3 से 5 साल तक वहां पर वो ऑपरेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम आपको शिफ्ट कर देते हैं, सरकार को इस प्रोजेक्ट को शिफ्ट करते हैं, सरकार और फिर जो डेवलपर रहेंगे वो उस माध्यम से रेवेन्यू वहां पर शेयर करेंगे। तो यहां जो ट्रैफिक रिस्क आ जाएगा वो अथॉरिटी के पास आ जाएगा। फिर जो आपका हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, जो कि हैम मॉडल सबसे ज्यादा भी प्रेवलेंट भी है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम भी किया जा रहा है, वैसे प्रोजेक्ट्स वहां पर इशू भी किए जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली जो फाइनेंसिंग रिस्क रहता है डेफिनेटली आपके जो डेवलपर रहेंगे उनका तो रहेगा, बट साथ के साथ आपके इसमें सरकार द्वारा भी कॉन्ट्रीब्यूशंस यहां पर दी जाती हैं। किस तरीके से यहां पर दी जाती है कि अराउंड आपका 40% ऑफ द जो प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगी वो आपकी सरकार द्वारा सपोर्ट की जाती है हैम मॉडल में। इंपॉर्टेंट है, तभी हम इसको दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। एंड जो आपका फर्दर बाकी 60% रहता है वो बेसिकली हम कह सकते हैं उस तरीके से जो डेवलपर रहेगा उनके द्वारा यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। फिर टोल कलेक्शन जो रहेगी वो डेवलपमेंट जो आपकी सरकार है उनके द्वारा यहां पर की जाएगी, बट जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस चीजें हैं वो सारी आपकी यहां पर डेवलपर द्वारा की जाएगी।
फिर एन्युटी पेमेंट्स यहाँ पर सेट कर देंगे कि हाँ जी इस तरीके से आपको बाई एनुअली बेसिस पर या एनुअली बेसिस पर इतना अमाउंट आपके पास आता रहेगा, इतना इतना जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसको डिवाइड करते हुए उतना उतना आपके पास आता रहेगा। तो ये बेसिक सा ऑब्जेक्टिव है जिसके चलते यहाँ पर दोनों की ही इन्वॉल्वमेंट रहेगी फाइनेंसिंग में, डेवलपर की भी और साथ के साथ सरकार की भी, और इसका जो यूजेज है अब वो और ज्यादा यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। जितने भी अब फर्दर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वहां पर या प्रोजेक्ट्स जो वहां पर इशू किए जा रहे हैं वो कोशिश की जा रही है कि हैम मॉडल पर ही की जा सके, ताकि दोनों ही सरकार और जो डेवलपर है दोनों ही कॉन्फिडेंस में रहें, साथ के साथ दोनों ही अपनी मैक्सिमम आउटपुट के साथ यहाँ पर काम भी कर सकें। ठीक है जी, तो ये कुछ कुछ चीजें जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। थर्ड क्वेश्चन बात हो रही थी इंडिया गैस एक्सचेंज के बारे में। अब इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट सिंपल सी बोली गई थी, आपसे बताना था आपको इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। तो कह रहे हैं इंडिया गैस एक्सचेंज की पहली जो IGX है ये इंडिया की पहली गैस एक्सचेंज है। सेकंड कह रहे हैं स्पॉट मार्केट है फॉर इंपोर्टेड एंड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गैस इन इंडिया। तो दो स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, आपको बताना था इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्टली बात यहां पर की गई है, जो आपका इंडिया गैस एक्सचेंज है बिल्कुल सही बात बताई गई है कि पहली इंडिया की गैस एक्सचेंज है जहां पर आपकी एक स्पॉट मार्केट तैयार की गई है, जहां पर जो गैस प्रोड्यूस हो रही है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। मतलब जो बायर और सेलर है उसको हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, उसकी एक्सचेंज यहां पर तैयार हो चुकी है। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहां पर आपकी बिल्कुल करेक्ट और उसी के आधार पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब हो सकता है कुछ आपके हमारे जो अभी आप अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, हो सकता है आपने प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो, तो वहां पर तो आपने देखा था कि यहां पर पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट थी। तो बेसिकली रिसेंटली ही क्या हुआ है कि पहले क्या था, जब आपकी ये एक्सचेंज यहां पर लागू की गई थी उस दौरान क्या था कि जो इंपोर्टेड गैस है सिर्फ उसी को ही यहां पर आपका स्पॉट मार्केट में ट्रेड करने की बात की थी। बट रिसेंटली ही यहां पर मिनिस्ट्री द्वारा परमिशन मिल चुकी है कि जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गैस है उसे भी यहां पर ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है जी, तो उसी के आधार पर यहां आपकी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिक एक्सप्लेनेशन है कि पहला आपका इस तरीके का फर्स्ट ऑटोमेटेड नेशनल लेवल गैस एक्सचेंज यहां पर तैयार की गई है, ताकि एक एफिशिएंट और रोबस्ट गैस मार्केट इंडिया में तैयार की जा सके, उसे प्रमोट किया जा सके, ताकि जो गैस ट्रेडिंग है उसे हम और नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके इंडिया में। ठीक है जी, तो बेसिकली क्या है, मल्टीपल बायर्स रहेंगे, सेलर्स रहेंगे यहां पर जो कि ट्रेड कर सकते हैं स्पॉट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से एट डेजिग्नेटेड फिजिकल हब्स, जिसमें अराउंड 3 हब्स आपके यहां पर डेजिग्नेट किए गए थे जब इसे लॉन्च किया गया था इस एक्सचेंज को। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से वो 3 हब्स हैं। अब इसमें जो आपकी इंपोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस रहेगी, अब डेफिनेटली उसे रीगैसिफाई यहां पर किया जाएगा, फिर फर्दर बायर्स को वहां पर बेचा जाएगा थ्रू द एक्सचेंज, जिसके चलते जो रिक्वायरमेंट रहती है कि हाँ जी बायर्स ढूंढे, वहां पर सेलर्स ढूंढे, यहाँ उस तरीके से कोटेशंस वहां पर मंगवाएं कि हाँ जी आप कितने प्राइस में अपनी गैस यहां पर बेचना चाहते हैं, किस प्राइस पे आप अपनी सप्लाई करना चाहते हैं। तो इन सभी कंस्ट्रेंट्स को यहां पर हटाते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव सा प्लेटफॉर्म तैयार करते हुए इन सभी डिमांड्स को पूरा किया जा रहा है। तो वही चीज आपकी यहां पर बताई गई थी, न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट मार्केट है और ये सब्सिडरी है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आ जाता है, उस तरीके से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपके लिए कॉस्ट स्टेटमेंट है कि इंडियन एनर्जी गैस जो एक्सचेंज जो लिमिटेड है उनकी सब्सिडरी है, और जो एक्सचेंज है ये ऑथराइज्ड और रेगुलेट की जाती है पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड द्वारा। ठीक है जी, अब वही जो हमने बात की थी वहां पर कि बेसिकली यहां पर जो आपका IGX है इससे रिसेंटली यहां पर अप्रूवल मिला है आपके इस पर्टिकुलर बोर्ड का कि अब जो डोमेस्टिक गैस है उसे भी यहां पर ट्रेड किया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है जी, और ये जो आपका डोमेस्टिक गैस ट्रेडिंग है ये आपका 16 मई 2022 से यहां पर शुरू हो चुकी है, और ये जो अप्रूवल यहां पर क्या बात रखी है कि इसके चलते जो हमारे डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूसर्स हैं दे आर ऑथराइज्ड, अब ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टू सेल अप टू 500 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स, या फिर जो उनका 10% ऑफ द एनुअल प्रोडक्शन रहेगा फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एरिया, जो भी इसमें से ज्यादा रहेगा पर ईयर, उसे वहां पर ट्रेड किया जा सकता है इस तरीके के गैस एक्सचेंजेस के माध्यम से। जो ONGC है यहां पर वो इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो बन चुका है, फर्स्ट इंडियन गैस प्रोड्यूसिंग एजेंसी, जो कि अब अपने डोमेस्टिक गैस को IGX पे यहां पर ट्रेड करेगा। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से रिलेटेड ध्यान में रखने हैं, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। उसके अलावा कौन कौन सी आपकी एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस हैं, कौन कौन सी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्योंकि यहां पर हम चाहते हैं एक तरीके का एक होलिस्टिक सा और यूनिफाइड एक पाइपलाइन नेटवर्क तैयार करना, जिसके चलते जितनी भी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो यहां पर रहती है हमारी गैस की प्रोडक्शन में या गैस की ट्रांसपोर्टेशन में, हम उसे यहां पर रिड्यूस कर सकें। तो बेसिक सा मैप आपको यहां पर तैयार कर दिया गया है कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कहां कहां से आपकी कौन कौन सी पाइपलाइन अभी एग्जिस्टिंग है और किस किस के ऊपर यहां पर काम भी किया जा रहा है। ठीक है जी, फोर्थ क्वेश्चन टैक्सेशन पॉलिसी से रिलेटेड था, 3 पेयर्स आपको दिए गए थे, बताना था इनमें से कौन कौन से पेयर्स यहां पर आपके करेक्ट हैं। तो पहले देखते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, प्रोपोर्शनल पॉलिसी के अंतर्गत कह रहे हैं कि जो टैक्स रेट है वो सेम रहेगा, इट विल रिमेन द सेम
विद द इंक्रीज इन इनकम, कि इनकम अगर बढ़ती, इनकम स्लैब्स अगर आपके बढ़ते जा रहे हैं फिर भी आपका जो टैक्स रेट रहेगा वहां पर सेम रहेगा। रिग्रेसिव में कह रहे हैं जो रेट ऑफ टैक्सेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी विद द इंक्रीज इन इनकम। और थर्ड में डिग्रेसिव के बारे में कह रहे हैं कि रेट इज ऑलमोस्ट जीरो एट हाई इनकम लेवल। तो 3 पेयर्स दिए गए थे, बताना था इनमें से कौन से पेयर्स आपके करेक्ट हैं। तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। तो बेसिकली जो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल बिल्कुल करेक्टली यहां पर बताया गया है कि जो आपका टैक्स रेट रहेगा वो सेम रहेगा। अब इसे एक्सप्लेनेशन के तौर पर यहां पर देख लेते हैं, पहले हम यहां पर करेक्ट आंसर मार्क कर लेते हैं, फिर आपको ज्यादा से समझ आ जाएगा। तो बेसिकली यहां पर जो आपका फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। डिग्रेसिव के बारे में जो स्टेटमेंट दी गई है ये आपकी जो पेयर यहां पर दिए गए ये इनकरेक्ट है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से काम करता है। तो जो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन पॉलिसी सिस्टम है उसके अंतर्गत क्या बात रखी गई है कि जो रेट रहेगा, जो वहां पर जो टैक्स रेट रहेगा वो सेम रहेगा आपके हर एक स्लैब में। ठीक है जी, कि मतलब अगर आपकी वहां पर इनकम डबल हो रही है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। प्रोपोर्शनल जो आपका ये हम यहां पर बात कर रहे थे कि मान लीजिए आपकी जो टैक्स बेस है आपका 1000 का है, टैक्स रेट वहां पर 10 का रखा गया है, तो यहां पर आपकी जो टैक्स जो आप वहां पर पे करेंगे वो आपका 100 रुपए का रहेगा। 2000 में क्या होगा कि वो 200 हो जाएगा, 3000 में आपका वो 300 हो जाएगा। मतलब जो टैक्स रेट है वो आपका फिक्स रह रहा है प्रोपोर्शनल में। ठीक है जी, फिर वहीं पर जब आपका टैक्स रेट विद द इनकम स्लैब्स अगर बढ़ता जाएगा तो उसे हम यहां पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहेंगे। और वही एग्जांपल यहां पर आपको दिया गया है कि 100 रुपए के ऊपर आपका 10 है, 300 के ऊपर 15 है, 750 के ऊपर आपका 25% यहां पर लगाया गया, जो कि इंडिया में हम यहां पर फॉलो भी करते हैं। ठीक है जी, तो ये टर्म्स का आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से यहां पर काम करती हैं और क्या क्या इनके मतलब हैं। वहीं बात करें रिग्रेसिव टैक्स के बारे में, तो बेसिकली इसके अंतर्गत जो टैक्स रेट है वो आपका डिक्रीज करता जाता है विद द इंक्रीज इन इनकम। ठीक है जी, तो इसमें क्या रहती है, जो टैक्स लायबिलिटी हम कह सकते हैं जो टैक्स पेयर की है वो डिक्रीज कर जाती है विद द इंक्रीज इन हिज इनकम, कि उनको बहुत ही कम पोर्शन ऑफ देयर सैलरी वहां पर टैक्सेशन के माध्यम से देना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स जो आपका प्रोपोर्शन ऑफ हिज इनकम पे टू बी टैक्स जो वहां पर रहेगी, जैसे इनकम वहां पर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो वहां पर कम होता जाएगा। ठीक है जी, रिग्रेसिव टैक्स अगर यहां पर एग्जांपल देखना हो, जैसे कि आपका 2.5 से लेकर 5 लाख के बीच में तो 20% वहां पर रखा गया, 5 से 75 के बीच में आ गया तो आपका 7.5 के बीच में आ गया तो 10% वहां पर रख दिया, 7.5 से ज्यादा है तो आपका 7.5% यहां पर रख दिया। तो एक बेसिक एग्जांपल है, कोई किसी का मॉडल यहां पर हम फॉलो नहीं कर रहे। फिर डिग्रेसिव का मतलब क्या रहता है कि बेसिकली आपका मिक्सचर यहां पर तैयार किया गया है प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टैक्स का। इसमें क्या रहेगा कि जो आपका टैक्स रेट है वो इंक्रीज करता जाएगा पहले कुछ इनिशियल लेवल्स पर, ठीक है जी, बाद में एक सर्टेन लेवल पर आके उससे हम फ्लैट कर देंगे कि हाँ जी अब आपका मान लीजिए कि 7.5 से ऊपर आप अगर हम बात करें उस तरीके से यहां पर आपके जो मेंशन किए गए हैं 7.5 से लेकर 10 लाख के बीच में भी अगर आपका 7.5 है, फिर फर्दर 10 लाख के ऊपर आप आपका फिक्स कर देंगे कि हाँ जी हम यहां पर उस तरीके से सिर्फ इतना ही चार्ज करेंगे। या मान लीजिए अगर जैसे हमने पहले यहां पर एग्जांपल देखा था प्रोग्रेसिव का, ठीक है जी, प्रोग्रेसिव और आपका जो डिग्रेसिव उन दोनों का यहाँ पर मिक्सचर, यहाँ पर प्रोपोर्शनल और जो प्रोग्रेसिव उन दोनों का मिक्सचर यहाँ पर तैयार किया गया है। तो उसी के अंतर्गत मान लीजिए अगर आपकी इनकम यहाँ पर 1000 चली जाएगी तो यहाँ पर अब सेट कर देंगे कि 30% ही रहेगा, अब 1000 से चाहे जितनी मर्जी ज्यादा हो, एक फ्लैट रेट वहां पर सेट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो यही कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी, जनरली आपसे पूछी भी जा सकती हैं एग्जाम में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी अगर आपके ध्यान में रहेंगे तो काफी इजिली आप वहां पर आंसर भी कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन था सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स एंड लैंड होल्डिंग्स ऑफ हाउसहोल्ड्स इन रूरल इंडिया 2019 की रिपोर्ट, सास रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं। 2 स्टेटमेंट दी गई थी, बताना था इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। आपको 2 स्टेटमेंट्स यहां पर थी, 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए थे। तो बेसिकली यहां पर अगर हम देखें तो जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है वही यहां पर करेक्ट है। ये जो पहली स्टेटमेंट कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा यहाँ पर आपके रिलीज किया था, तो लास्ट टाइम भी आई थिंक मेरे को याद आ रहा है कि लास्ट टाइम भी हमने इस चीज़ के बारे में वहाँ पर बात की थी। तो हमारा नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस है उनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। उसके अलावा जो एवरेज इनकम के बारे में यहाँ पर बात की है वो आपकी इंक्रीज होती हुई देखी हमने 2013 से लेकर 2019 के बीच में आपके एग्रीकल्चरल हाउस के लिए। तो वही चीज़ हम ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, इको सर्वे में भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। पहली बात नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के बारे में आपको पता होना जरूरी है कि उनके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट्स वहां पर इशू की जाती हैं। आई ट्राई कि एक शॉर्ट्स भी इसके ऊपर यहां पर बना दी जाए कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स इनके द्वारा यहां पर आती हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके अलावा सर्वे के आधार पर हमने कुछ कुछ चीजें यहां पर निकाली कि हाँ जी इस तरीके से आपकी जो एवरेज जो एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इनकम है वो वहां पर बढ़ती हुई हमने यहां पर देखी है। ठीक है, जिसके अलावा कितना आउटस्टैंडिंग लोन यहां पर चल रहा है इस तरीके के
हाउस होल्ड्स पर तो वो भी आपका जंप कर चुका है 57.7% इन द 5 ईयर्स पीरियड। आपका कहाँ से ये 47,000 था 2013 में एवरेज, अगर हम वहाँ पर अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन निकालें, और वो आपका 74,000 तक पहुँच चुका है 2018 में। ठीक है जी, तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आई है। इनडेटेड जो आपके एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स हैं, जो उधार में है, वो आपकी 50% अभी भी यहाँ पर है। उसके अलावा जो एवरेज आउटस्टैंडिंग पर हाउस होल्ड है, जो कि हमने मेंशन कर दिया 74,000 के अराउंड यहाँ पर स्टैंड करता है। एंड ओनली 69.6% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन्स आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जैसे कि बैंक्स होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होगी, गवर्नमेंट एजेंसीज होगी, उनके द्वारा वहां पर लिए गए हैं। बाकी जितने भी ऐसे प्रोफेशनल मनी लेंडर्स जो वहां पर रहते हैं, उनके द्वारा यहां पर लोन्स भी लिए जा रहे हैं। एंड आउट ऑफ द टोटल लोन जो आपका 57.5% का अराउंड जो लोन लिया गया है, वो लिया गया है एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, बाकी उनके पर्सनल पर्पसेस के लिए वहां पर लिया गया है। ठीक है जी, तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ऐसी रिपोर्ट से रिलेटेड ध्यान में रखने हैं। और इको सर्वे अगर आप जाके देखें तो डेफिनेटली आपको पूरी फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट की वहां पर मिल जाएंगी। काफी थॉरोली वहां पर इलैबोरेटेड मैनर में आपको बताया गया है कैसे कैसे यहाँ पर चेंजेस आए हैं, कैसे कैसे अलग अलग सोर्सेज जो आपके इनकम के रहते हैं किसी भी एग्रीकल्चर हाउस होल्ड के लिए, उसमें किस प्रकार के चेंजेस वहां पर आए हैं। ठीक है जी, तो आई होप यहाँ पर सभी ने ही करेक्टली इन 5 क्वेश्चंस के आंसर किए होंगे। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। आईजीएक्स से रिलेटेड जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, जो 3 आपके फिजिकल जो आपके इस तरीके की लोकेशंस हैं जो कि आईजीएक्स के अंतर्गत वहां पर लॉन्च करते हुए बताया गया था कि वहां से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो उनके नेम्स वहां पर आपको मेंशन करने हैं। अब बात करते हैं सोशियोलॉजी 2023 के कोर्सेज के लिए, क्योंकि काफी सारे हमारे भाई बंधु हैं जो कि 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सोशियोलॉजी से रिलेटेड 3 तरीके के आपके कोर्सेज यहाँ पर तैयार किए गए हैं। एक आपका विदाउट आंसर इवैल्यूएशन, एक आपका आंसर इवैल्यूएशन के साथ इंक्लूडेड है, एंड थर्ड है आपका ब्रह्मास्त्र कोर्स जिसे हम कहते हैं सोशियोलॉजी मेंटरशिप। बट सोशियोलॉजी मेंटरशिप कोर्स में एनरोल होने के लिए आपको वहां पर एक टेस्ट देना पड़ेगा। सभी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर मेंशन है। आपकी कोई भी क्वेरीज रहे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। उसके अलावा यूपीपीसीएस इंपॉर्टेंट एग्जाम रहता है, काफी गुड नंबर ऑफ जनता वहां पर इस एग्जाम को देती है, तो उनके लिए भी हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल कोर्स यहां पर हमने जारी किया है। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है कि जो वहां पर आपकी सिलेबस जो मेंशन किया गया है यूपीपीसीएस में, उसके अंतर्गत उसको मद्देनजर रखते हुए ही ये कोर्स आपका यहाँ पर डिजाइन किया गया, जिसमें आपका कोर्स कंटेंट भी और टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। अर्ली बर्ड ऑफर अब ये आपका चल रहा है, सभी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। यदि आपकी कोई भी क्वेरीज रहे आप हमें यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड प्रिपरेशन।